नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में जो ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं वो मध्य प्रदेश की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इस बाई इलेक्शन में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सीट है इंदौर के पास सांवेर। सांवेर इसलिए हाई प्रोफाइल है कि यहाँ से वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने एक बहुत अहम रोल अदा किया था जो सरकार कांग्रेस की गिरी, और साथ ही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लेफ्टिनेंट हैं। और इसीलिए कांग्रेस को काफ़ी समस्या भी है, क्योंकि वो मानती है कि ये जो नेता हैं यानी तुलसी सिलावट जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बड़ा अहम रोल ऑपरेशन बेंगलुरु में अदा किया। तुलसी सिलावट एक अपने अलग मिजाज के नेता हैं। वो कम बोलना पसंद करते हैं, मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर दावे नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और पूरी ताकत से इस समय सांवेर में जुटे हुए हैं अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप शरद जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि एक बड़ा ऐसा इलेक्शन माना जा रहा है जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना के बाद ये इलेक्शन हुआ। किस तरह आप इन तमाम परिस्थितियों को देखते हैं, और सांवेर में जो आपकी उम्मीदवारी है उस पर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं, चुनाव कोई भी हो, चुनाव बहुत गंभीरता से हमको लेना चाहिए जी। और ये चुनाव विशेषकर उन परिस्थितियों में हो रहा है, ये जनरल चुनाव से अलग बात है जी। उपचुनाव मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, सब जानते हैं। पर ये चुनाव को मैं वर्षों से जो चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा गंभीरता से इस चुनाव को मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, वहाँ पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की उस सर्वश्रेष्ठ पार्टी का सदस्य बना। और भारतीय जनता पार्टी 22 मार्च को सम्मिलित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ, उनके नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। जब से मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि मैंने कहा कि राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं परम सम्मानीय मोदी जी, वो राष्ट्र के गौरव भी हैं, राष्ट्र का चिंतन भी है, देश का विचार भी है। क्योंकि जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, हमारे राष्ट्र का, भारत का नाम विश्व के पटल पर स्थापित करने की जो क्षमता उनमें है, वो देश के किसी नेता में नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। चलिए, मैं सांवेर की तरफ आपको फिर लेकर आता हूं, लेकिन उसके पहले एक सवाल जो मेरे मन में आता है, वो सवाल ये है कि कांग्रेस का ये नारा तुलसी जी बहुत मजबूती से उछाल रही है कि ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है, यानी इशारा आप लोगों की तरफ है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गंभीर प्रश्न शरद जी आपने पूछा है। टिकाऊ और बिकाऊ, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता के मुखिया कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और जिस तरीके से टिकाऊ और बिकाऊ की जो परिभाषा परिणित की जा रही है, ये मैं सोचता हूँ कि उनको उचित नहीं है, क्योंकि स्थायीपन सरकार का, जो सरकार चल रही थी उसकी रीढ़ की हड्डी जो सरकार बनी थी, चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह हों, पर सबसे बड़ा रोल देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का था। जो ये आरोप लग रहा है बेबुनियाद, निराधार, आधारहीन, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मुझे याद है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब जिसके कारण मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, सरकार बन गई, मैं मंत्री बन गया,
जब ज्योतिराय सिंधिया जी के नेतृत्व में बड़ी भूमिका उनकी थी, एक वचन पत्र तैयार किया गया था कि हमारे मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की उन्नति, मध्य प्रदेश का संकल्प तभी पूरा होगा जो अन्नदाताओं का कर्ज माफ हो, और वो भी मात्र 10 दिन में माफ होना चाहिए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और चाहे किसी भी किसान का 15 लाख हो या 10 लाख हो, 2.5 लाख हो, पर 2 लाख माफ कर देंगे। चाहे 1 खाता हो, 2 खाता हो, 3 खाता हो। पर शरद जी, आपको अचरज होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान का, एक भी अन्नदाताओं का आज तक 2 लाख का एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ। ये अन्नदाताओं के साथ छल। जो मध्य प्रदेश का सपना है, जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, बेरोजगारी भत्ता, वो भी हम नहीं दे पाए। जो हमारी बेटियों को कन्यादान की बात हमने की थी 21 से बढ़ाकर 51, उसमें भी हम विफल। अतिथि विद्वान, उस समय पार्टी में ये सब विषय बड़े डिस्कस होते थे कांग्रेस में जब आप थे? मुद्दे समय समय पर परम सम्मानित ज्योतिराय सिंधिया जी उठाते रहते थे। कई बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से चर्चा की। पूरा देश सिंधिया परिवार को जानता है, ज्योतिराय सिंधिया जी को जानता है। आप जानते हैं कि आपने 22 लोग, उसमें से 6 कैबिनेट मंत्री, 16 विधायक, कोई भी आज के मध्य प्रदेश के इतिहास में, मैं आपसे पूछता हूँ शरद जी, एक भी व्यक्ति ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हो, एक भी विधायक ने इस्तीफा दिया हो? यहाँ तो 6 कैबिनेट मंत्री और 16 विधायकों ने दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि उस नेता के प्रति समर्पण, आस्था और विश्वास। क्योंकि हमें लग रहा था कि जब तक, क्योंकि सिंधिया जी मध्य प्रदेश में वो शख्सियत हैं कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अन्नदाताओं के साथ छल, युवाओं के साथ धोखा, बेटी का सम्मान नहीं हो, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, और जो मध्य प्रदेश की आत्मा है आदिवासी, उनका विकास नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने ये सरकार को गिरी। और स्थायी कौन है, टिकाऊ और बिकाऊ कौन है, आप जानते हैं। बेबुनियाद मैं आपसे पूछता हूँ शरद जी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया, मैं किसी स्वार्थ से, किसी लालच से नहीं आया। अपने नेता के प्रति आस्था और विश्वास से आए थे, और उनका संकल्प था मध्य प्रदेश का विकास। ये हमारा स्वार्थ था। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, मैं कहता हूँ मंत्री से बड़ा पद क्या, वो तो मुख्यमंत्री थे, सत्ता उनके पास थी। तो ये मैं बोलूँ, स्थायी तो हम हैं, बिकाऊ तो वो लोग थे। मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की पिछली सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही थी, आपको पता है कि एक इस सरकार का मैंने एक नारा दिया था, शुद्धि के लिए युद्ध, मिलावट के खिलाफ सिलावट। आप जानते हैं देश के इतिहास में पहली बार मिलावट के खिलाफ एक बड़ी जंग, एक बड़ा संघर्ष, मुझे स्मरण है 41 रासू का है, मिलावट करने वालों के खिलाफ पहली बार हुई। लगभग 125 दोषियों पर FIR हुई। जो मिलावट के खिलाफ इतना बड़े संघर्ष करे, इतना बड़ा जंग लड़े, तो ये टिकाऊ और बिकाऊ में तो स्थायी तो हमें, त्याग और बलिदान तो हम, शरद जी, हमने दिया है। देखो, हमने 40 साल की तपस्या छोड़ी, उस विचारधारा में थे, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा। इससे बड़ा त्याग और बलिदान और समर्पण
क्या हो सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपके कुछ साथी तो अभी भारतीय जनता पार्टी में समायोजन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में परसेप्शन ये है कि आपने बड़ी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया कि जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलते आए हैं। यहाँ जो ज़िलाध्यक्ष हैं उनसे आपने मित्रता कर ली, और आपके समर्थक भी कहते हैं और आलोचक थोड़ा परेशान होते हैं कि तुलसी जी तो बीजेपी के आंगन में ऐसे अधिरोपित हो गए कि अपनी सुगंध और अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं कि मैंने कहा था शुरू में कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, स्थायी है, समर्पित है, बलिदान और त्याग कहीं देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी मिलता है। मैंने कहा कि 22 मार्च के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना है, और माँ के आंचल में ये तुलसी आ गई है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा का सबसे छोटा कार्यकर्ता, सबसे अधीना कार्यकर्ता, क्योंकि जितने भी भाजपा में सब वरिष्ठतम मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका स्नेह पा पाऊँ, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का नेतृत्व, एक किसान का बेटा, एक मध्य प्रदेश का सेवक, जो मध्य प्रदेश की तासीर को समझता है, मध्य प्रदेश का उन्हें पूरा समग्र मध्य प्रदेश का जानकारी है, क्योंकि पिछली 15 वर्षों तक परम सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सेवा दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज 22 लाख किसानों को एक दिन में, एक मिनट में मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4,688 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। ये क्रांतिकारी निर्णय है कि नहीं? ये किसान का बेटा ही कर सकता है। आपको याद होगा इसके बाद 2900 करोड़ फसल बीमा वो दिया। इतना गंभीर मुख्यमंत्री, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री, तो उस व्यक्ति ने जब आर्थिक संकट हो, आय के राजस्व कम हो, और मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हमारे अन्नदाताओं ने की थी, एक बीघा में 20 से लेकर 25 कुंटल गेहूं बम्पर फसल हुई, और समर्थन मूल्य पर 1,29 मैट्रिक टन गेहूं 15 लाख किसानों का एक एक दाना कोई खरीद सकता था। उस व्यक्ति का नाम किसान के बेटा शिवराज जी चौहान हो सकते थे। ये खरीदा उन्होंने। आपको मालूम है कि उसके बाद इस अन्नदाताओं को, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का गौरव राष्ट्र में बढ़ा। समर्थन मूल्य पर इतना किसी ने गेहूं नहीं किया, पंजाब को पीछे छोड़ा। तो ये मुख्यमंत्री जी की गंभीरता का नतीजा है। आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है कि बीजेपी को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आत्मसात किया है, और मैं बिल्कुल ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपने बहुत तेज़ी से न तमाम चीज़ों को देखा और समझा है। मैं फिर सांवेर की तरफ आता हूँ। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बड़े तीखे हमले करते हैं, वो बड़ा प्रहार करते हैं आईटी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, क्या कहेंगे? मैं एक तो उनका नाम लेता नहीं हूँ, उनका आचरण जी, उनका सोच। नाम क्यों नहीं लेते आप? क्योंकि अब ज़्यादा प्रेम है आप? नहीं, उनका नाम ही प्रेमचंद गुड्डू है। अब आपने बुला ही दिया है कि तीखे हमले वो व्यक्ति करता है जिसको कुछ करने का सोच हो। उन्होंने कई जगह कहा कि ये लोग, तो आपने कहा था ना, टिकाऊ और बिकाऊ। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुलसी सिलावट ने कांग्रेस छोड़ी, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए सिंधिया जी के नेतृत्व में, ये 2018 में,
इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी आपको? शरद जी, मैं याद दिला रहा हूँ कि एक टिकट हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने दिया था, जो बी फार्म आता है, उसकी हेरा फेरी ये प्रेमचंद गुड्डू जी ने की थी। ये आपके संज्ञान में हो या नहीं हो, मुझे स्मरण है, मुझे स्मरण है कि एक आम सभा थी मऊ में, कमलनाथ जी भी थे, सारे वरिष्ठतम नेता थे, मैं राहुल जी के पीछे बैठा था। ये कुछ चर्चा करना चाह रहे थे, तो राहुल जी ने कहा, मैं आपका पूरा इतिहास जानता हूँ, आपका आचरण भी जानता हूँ, आपका चरित्र भी जानता हूँ। ये शब्द सुनने के बाद उनको पता था कि कांग्रेस में मुझे अब कुछ भविष्य मिलने वाला नहीं है। स्वार्थ के लिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी 2018 में सम्मिलित हो गए और घटिया से चुनाव लड़े। इनका बेटा, नतीजा जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय जो सम्मिलित हुए थे, चुनाव हार गए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई शरद जी, मैं आपसे पूछता हूं कि 2020 में फिर आपने भारतीय जनता पार्टी जब देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी को छोड़कर स्वार्थवश कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जी, उन्हें मुझे एक सीख दी थी, जीवन में कभी भी किसी पद की अभिलाषा मत रखना, सेवा का भाव निस्वार्थ होना चाहिए। चुनाव का नतीजा हार हो या जीत हो, जब से मैं निरंतर आज तक सावेर की सेवा करते आ रहा हूँ और आज 22 वर्षों के बाद जो आपने कि प्रेमचंद जी तीखा बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, सावेर की जनता स्थायी या 22 दिन के व्यक्ति को पसंद करेगी? 22 वर्षों के साथ, क्योंकि 22 दिन में आने के बाद आप चले जाओगे वापस। चुनाव के बाद कोई स्थायीपन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि इनका जो आचरण, उनका जो व्यवहार, सावेर की जनता सम्मान चाहती है, विकास चाहती है, प्रगति चाहती है और उन्नति चाहते हैं। एक बात और कहते हैं कि मेरी जो चक्की है वो बारिश पीसती है। मैं आपके माध्यम से उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अब आपकी चक्की का कि जो कनेक्शन है उसको काट दिया जाएगा। अब चक्की वर्षों पुराना हो गया, अब चक्की बंद हो गई, अब चलने वाली नहीं चक्की। जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरी एक कार्य करने की शैली मर्यादा में है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपकी शैली हमने देखा कि आप शांत रहना पसंद करते हैं। कंक्लूड करूंगा 2 प्रश्नों से। एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनके आप अनुयायी रहे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी और मोतीलाल वोरा जी की जोड़ी कहलाती थी मोती और माधव। अब क्या आप मानते हैं वो जोड़ी कहलाएगी महाराज शिवराज? और दूसरा, किस तरह से आप इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की संभावनाओं को देखते हैं? आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि एक सद्य मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठतम नेताओं के नेतृत्व में एक ही उपचुनाव एक इतिहास रखेगा। क्योंकि भविष्य की तो बात की बात है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर, शरद जी आपको पता है, कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, यहाँ संगठन लड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक तरफ ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का, इधर एक किसान के बेटे का मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक मुख्यमंत्री शिवराज जी का, और उनके साथ एक सिंधिया परिवार का वो कोहिनूर हीरा, सिंधिया जी की क्षमताओं का, सिंधिया जी की योग्यताओं का
जो सम्मान कांग्रेस को करना था वो नहीं किया। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार गिरी। और मैं तो सोचता हूँ कि जो ईश्वर करता बहुत बढ़िया करता है। ये मध्य प्रदेश के हित के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये मुख्यमंत्री जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये रचने वाला है। ये चुनाव व्यक्ति का नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। अच्छा, ये बताइए मुझे अच्छा याद आया कि अभी एक इमरती देवी जी का बयान बड़ा चर्चा में रहा है कि जिसमें कथित रूप से उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी। असली तैयारी तो आपकी रही थी डिप्टी सीएम बनाने की, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जी। इमरती जी मेरी छोटी बहन है। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई अभिलाषा, पद के लिए कोई इच्छा कभी नहीं रखी। ये बात परम सद्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जानते हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी भी मुझे जानते हैं। मैंने किसी पद की लालसा कभी नहीं की। एक लालसा जरूर की, सेवा, समर्पण, त्याग और आस्था, इसमें समझौता नहीं करता मैं और ना करूँगा। तो पद मेरे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि मैं जिस दिन पद के पीछे दौड़ूंगा तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य और मेरी भावना, मेरा संकल्प सेवा का है। सिलावट जी, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं देख रहा हूं कि इस गहमा गहमी के बीच में आप भी कोरोना पॉजिटिव हुए और आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे इसके पहले, आप इसकी गंभीरता को भी समझते हैं। एक छोटी सी बात हमें ये ज़रूर बता दीजिए कि चूँकि हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कोरोना से आप खुद गुजरे हैं, टचवुड उसके बाद भी पूरे फिट और पूरी ताकत से आप लगे हैं, तो पूरा ध्यान भी रख रहे होंगे अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ साथ सबका। शरद जी, ये आप जानते हैं कोरोना वायरस, ये महामारी बड़ा संकट, बड़ी चुनौती हम सब के लिए, हमारे जीवन में। शरद जी, आप आज तक ऐसी महामारी ना आपने देखी ना मैंने देखी। पिता पुत्र से अलग, बेटी माँ से अलग, भाई भाई से अलग, ये गंभीर कोरोना वायरस है। इसमें हमें सजग, आत्मविश्वास के साथ, निर्भीक होकर, निडर होकर इस कोरोना के उसमें जीना भी है और इसको हराना भी है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की आपने बात की, कुछ लोग कि जब कोरोना हुआ, जब तुलसी सिलावट बेंगलोर में थे, मैं उन मित्रों को आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूँ। 6 मार्च मैंने पूर्व मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री थे कोरोना वायरस की जब दस्तक दे रहा था मध्य प्रदेश में, उस समय बैठक की, आला अफसर को निर्देशित किया और पूरे देश के अंदर पहली अपील मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों से, माँ और बेटियों से, पिता और पुत्र से हमने किया था 6 मार्च। और जो लोग कि कोरोना वायरस में आप चले गए थे, क्योंकि उनके पास झूठा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक ले रहा हूँ, सम्मिलित हो रहा हूँ बैठक में, और 9 तारीख को मैंने विधायक पद से, मंत्री पद से, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा मंजूर कर लिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, और आपने स्वास्थ्य मंत्री तरुण भानोट जी को बना दिया। और पहला कोरोना पॉजिटिव का मरीज जबलपुर का 24 मार्च को आया। 24 मार्च तारीख में बोल रहा हूँ। तो ये जो आरोप है ना, कि मैं नाम नहीं लूँगा, जिन जिन भाइयों ने भी लगाया है उनको मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान जानकारी देना चाहता हूँ कि थोड़ा पूरी जानकारी रखो, फिर आरोप बेबुनियाद लगाना छोड़ो
इस कोरोना वायरस में राजनीति करना बंद करो। इस संकट और महामारी में सब मिलकर साथ देना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस बातचीत के लिए तुलसी जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट, जो सांवेर की हाई प्रोफाइल सीट से प्रेमचंद गुड्डू से, जो बीजेपी से ही कांग्रेस से ही बीजेपी से ही कांग्रेस में आए हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। तुलसी सिलावट जी अपनी उसी विनम्र शैली के साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि टिकाऊ और बिकाऊ की बात अगर की जाती है, कांग्रेस का आरोप है, तो आप ये तय करिए कि पद किसने छोड़ा है। मंत्री पद की बात करें, विधायक पद की बात करें, और कहीं कोई कठिनाई नहीं थी। और उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो प्रलोभन कहाँ से आ सकता था? चुनौतियाँ कहाँ थी? लेकिन हम उन चुनौतियों से निकले, इसलिए ये नारा कांग्रेस का पूरी तरह विफल है। बल्कि वो तो ये आरोप लगाते हैं कि बिकाऊ उधर हैं और टिकाऊ जो हैं वो बीजेपी में आए, क्योंकि उनका ये भी दावा है कि देश की सबसे टिकाऊ पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।